माधुरी को सबसे अच्छा दिखने की अजीब सी सनक रहती थी। उस चक्कर में वह जो भी चाहे पहन लेती। उसे फिर किसी की परवाह नहीं रहती थी। अब उसके लड़के विनोद की शादी होने वाली थी। उसने अपने लिए ढेर सारी साड़ियां खरीदी थी। उनके मैचिंग ब्लाउज बनवाए थे। उसके पति मनमोहन जी ने कहा, अरे भाग्यवान, इतना फिजूल खर्चा क्यों करती हो? जरा बजट के बारे में भी ख्याल रखो, अभी बहुत सारा खर्चा पड़ा है। सुनो जी, अपने आप तो रद्दी से कपड़े पहने रहते हो, मुझको भी वैसे ही चिथड़े लपेटने को कहते हो। तुम्हारी चले तो तुम तो मुझे भिखारिन बना दो। अब तुम्हारा ज्यादा दिल खटक रहा हो तो मैं ये सारी साड़ियां लौटा दूं। कहो तो काम वाली बाई के कपड़े पहन लूं, तब तुमको संतोष होगा। उसका गुस्सा देखकर मनमोहन जी ने माथा ठोकते हुए कहा, ठीक है महारानी, तुम जीती, मैं हारा। जो मर्जी आए करो, वही ठीक है। घर में खूब चहल पहल मची थी। शादी हो गई और घर में बहू मोनिका आ गई। घर में सब मेहमानों ने मोनिका की जमकर तारीफ की। यह देखकर माधुरी का दिल कचोटने लगा। वह मन ही मन में बोली, मैं मोनिका से किस बात में कम हूँ? अभी क्या, कल ही रिसेप्शन पार्टी है, फिर मैं भी कल वाहवाही बटोरती हूँ। मैं भी इसकी तरह कपड़े बनवा लेती हूँ। उसने मोनिका से पूछा, मोनिका, कल रिसेप्शन में क्या कपड़े पहनोगी? मुझे भी दिखाओ ताकि मैं डिसाइड कर दूं कि इन कपड़ों में तुम अच्छी लगोगी या नहीं। सुनकर मोनिका बहुत खुश हो गई और वो सोचने लगी, मेरी सासू माँ कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। उसने खुश होकर रिसेप्शन में पहनने के लिए सिलेक्ट किए गए कपड़े निकाले और माधुरी को दिखाने लगी। इन कपड़ों के साथ ज्वेलरी कैसी है? लाओ मैं देख लूं, नहीं तो पता चले कि बाद में फोटो भी अच्छे नहीं आ रहे। मोनिका ने खुश होकर सारी चीजें दिखाई और माधुरी ने उन कपड़ों, सैंडल, पर्स, मैचिंग ज्वेलरी के फोटो ले लिए। तुरंत ही वह मार्केट में गई और मोनिका के कपड़ों का फोटो दिखाकर बोली, सेम टू सेम ऐसे ही कपड़े मेरे लिए दिखाइए। दुकानदार ने माधुरी की ओर देखा और कहा, लेकिन आंटी जी, ये कपड़े आप पर अच्छे नहीं लगेंगे। आप अपनी एज के हिसाब से कपड़े लीजिए ना, तो वो आप पर ज्यादा फबेंगे। यह सुनकर तो माधुरी भड़क गई और बोली, चुप बे नाशपीटे, तुझे अपने कपड़े बेचने हैं या मुझको सलाह देनी है? तू सलाह केंद्र क्यों नहीं खोल लेता? यह सुनकर दुकानदार मन ही मन में बोला, ये कैसी बेवकूफ बढ़िया है जो इसको सही सलाह भी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो अपना सामान बेचना है भाई। उसने सेम टू सेम वैसे ही कपड़े निकाल कर दे दिए। फिर माधुरी शूज की शॉप पर गई और शॉपकीपर से बोली, ये सैंडल की फोटो देखो और सेम टू सेम सैंडल निकालो। पर नाप भी लाइए, किसके लिए लेना है? अपना पैर बढ़ाते हुए माधुरी ने कहा, है तो मेरा नाप, इतनी बड़ी तो सामने बैठी हूँ, दिखती नहीं हूँ क्या? ये आप अपने लिए ले रही हैं? हाँ, कोई प्रॉब्लम है तुझे? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन वह धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट को देखकर माधुरी भड़क गई और गुस्से में बोली, सैंडल मैं ले रही हूँ, तेरे सीने पर सांप क्यों लौट रहे हैं? अब मैं सैंडल लेकर जा रही हूँ, उसके बाद पागलों की तरह हंसना। मुझे पता है दुनिया की थिंकिंग कितनी खराब होती है। मेरी तरफ से तू भाड़ में जा। हाँ। वह सैंडल लेकर वहां से चली आई। उसके बाद उसने सारी मैचिंग ज्वेलरी खरीदी। शॉपिंग करके वह घर आ गई। फिर उसने ब्यूटी पार्लर से मोनिका के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट मंगवा लिए। अगले दिन रिसेप्शन पार्टी के लिए मोनिका तो सजने के लिए ब्यूटी पार्लर में चली गई। इधर माधुरी सोचने लगी, अगर मोनिका के साथ मैं भी पार्लर में तैयार होने के लिए जाऊंगी तो घर में सब मुझे डांटेंगे और मना करेंगे। खास तौर से विनोद के पापा तो बिल्कुल ही नहीं जाने देंगे। इसलिए जब तक मोनिका ब्यूटी पार्लर में तैयार होती है तब तक मैं यहाँ घर में ही तैयार हो जाती हूँ। हाँ। सब लोग माधुरी की आदत को तो जानते ही थे कि वह घंटों तैयार होने में लगा देती है, इसलिए किसी ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मोनिका जब सज धज कर आई तो सब देखते ही रह गए। पार्टी में सब लोग आने लगे थे। मनमोहन जी माधुरी को ढूंढते फिर रहे थे। अरे विनोद की मम्मी कहाँ चली गई? अभी भी तैयार नहीं हुई हो क्या?
मेहमान लोग माधुरी के इंतजार में थे। माधुरी कमरे से निकल कर आई तो सब लोग उसको भौचक्के होकर देखने लगे। यह देखकर माधुरी मुस्कुराई और मन ही मन में बोली, लगता है सब मुझको देखकर सरप्राइज्ड हैं। वह अपनी ननद से पूछती है, क्यों रेनू, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? मोनिका से तो अच्छी लग रही हूँ। यह सुनकर रेनू ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोकी और बोली, आपकी तरह तो यहाँ कोई नहीं लग रहा है भाभी। कोई अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था क्योंकि माधुरी बिल्कुल जोकर लग रही थी। मोनिका ने जब माधुरी के कपड़े, सैंडल, ज्वेलरी और मेकअप देखा तो वह चौंक गई और वह विनोद से बोली, तो इसलिए उन्होंने मेरे कपड़ों के फोटो लिए थे, इन्हें मेरी कॉपी करनी थी। लेकिन ये कितनी बेवकूफ हैं, इनको यही नहीं पता कि ये कैसी लग रही हैं। विनोद भी अपनी माँ को देखकर दांत पीस रहा था, लेकिन वह खुलकर कुछ कह नहीं पा रहा था। सारे मेहमान हंस रहे थे। यह देखकर माधुरी को अब बुरा लगने लगा, लेकिन वह किसी से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। मेहमान खा पी कर नवविवाहित जोड़े को गिफ्ट और आशीर्वाद देकर विदा हो गए। लेकिन एक नई मुसीबत हो गई। माधुरी के चेहरे पर तेज जलन पड़ने लगी जो बढ़ती ही चली गई। वह हॉल से अपने कमरे में जाने के लिए तेजी से बढ़ी, लेकिन जल्दी में पेंसिल हील के सैंडल में उसका बैलेंस नहीं बना और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी और वह उठ ही नहीं पाई। कुछ लोगों ने उसे उठाया तो पता चला कि उसकी बांह ही सीधी नहीं हो पा रही है। अभी थोड़ी ही देर बीती थी कि उसके चेहरे पर फफोले उभर आए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, मेरा चेहरा जल रहा है और ऊपर से बांह भी नहीं उठ रही है। तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया। उसने बताया, देखिए, इन्होंने अपनी सेंसिटिव स्किन में हाई ब्लीच इस्तेमाल किया है, जिससे इन्हें एलर्जी हो गई है। लेकिन मोनिका ने भी तो यही लगाया था। देखिए, सबकी स्किन अलग अलग तरह की होती है और उसके लिए अलग अलग मेकअप इस्तेमाल होता है। बिना टेस्ट किए अपने आप लगाने के कारण ये हुआ है। माधुरी को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां टेस्ट में बांह में फ्रैक्चर निकला। मनमोहन जी बोले, ये फ्रैक्चर बहू की कॉपी करके पहने हुए सैंडलों की वजह से हुआ है। माधुरी को भी ये सब महसूस हो रहा था और वह पछता रही थी। अब उसको समझ में आ गया कि अपनी उम्र के हिसाब से ही सब काम क्यों करना चाहिए। ठीक होकर घर आने के बाद उसने सबसे माफी मांगी और अपनी एज के हिसाब से सादगी से रहने लगी। मोनिका भी अब माधुरी का खूब आदर करती थी। अब माधुरी से सभी लोग बहुत खुश थे।